एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं सुबह 11 बजे ये मॉडल पेपर आपको सोल्व कराया जाता है। ठीक है, कितने बजे? सुबह 11 बजे आपका सोल्व कराया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। चलिए गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे। चलिए आवाज़ वगैरह आ रही है, सभी को मिल पा रही है? बताइए आवाज़ वगैरह आ रही तो एक बार सभी लोग मुस्कुरा दीजिए, थोड़ा सा हंस दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। आ रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोग यहाँ पर देखिए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। ठीक है, आज आपका स्कोर कितना जा रहा है ये आप लोग जरूर काउंट करिएगा। ठीक है ना, थोड़ा पता भी तो चले ना कि आप लोगों के अंदर भी कितनी क्षमता है कितने क्वेश्चन सही करने की। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। वन को ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अशोक के नाम का जो उल्लेख मिलता है वो आपके मास्की से है ना, गुर्जरा से, नेटूर से, उडेगुलम से, इन आदि अभिलेखों से ही नाम प्राप्त होता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर इनमें से सभी। साथ में दोस्तों देखा जाए तो अशोक के नाम का उल्लेख रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है, कौन? रुद्रदामन का जो जूनागढ़ का अभिलेख है वहां से भी जानकारी मिलती है। ऑप्शन डी जिसका आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह आपसे कि 1178 ईस्वी में किस शासक ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। दोस्तों बताइएगा कि 1178 ईस्वी में है ना मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। दोस्तों याद रखिए ये है आपका भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है। और भीमसेन द्वितीय को मूल राज भी नाम कहा जाता था। ये दोस्तों जो आपका भीमसेन था ये गुजरात का शासक था। कहाँ का? गुजरात का शासक था, बहुत ही छोटा था है ना। लेकिन क्या है कि इसकी माता जो थी है ना नायिका देवी, इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर दोस्तों याद रखिए मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, बंदी बना दिया था। लेकिन ठहरे अपने भारतीय लोगों के क्या लोग हैं? दयालु हैं, इन लोगों ने छोड़ दिया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बेसिन की संधि जो कि 1802 ईस्वी के द्वारा निम्नलिखित में से किसने अंग्रेज की संरक्षता स्वीकार की थी। दोस्तों बेसिन की एक संधि हुई थी 1802 में और दोस्तों इसमें से क्या हुआ था कि बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार की थी। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। बाजीराव द्वितीय इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इसने मतलब देखा जाए क्योंकि उसने अंग्रेजों की सहायक संधि प्रणाली के अंतर्गत यह संधि की थी। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रशासनिक सुधार पर, क्या दिया गया है? प्रशासनिक सुधार पर। यहाँ पर देखिए प्रशासनिक सुधार पर, यहाँ पर बताइएगा प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था। चलिए बताइए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए साइमन कमीशन भारत कब आया था। यहाँ पर 4 नंबर में, और 4 का ऑप्शन देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है, वर्ष 1928 जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये दोस्तों आया था 1928 में है ना, किस लिए? प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए। और दोस्तों साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा गया था या श्वेत आयोग भी कहा गया था। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे वो सभी क्या थे? अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहुत ही विरोध किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मनसबदारी प्रणाली निम्न से किसने आरंभ की थी। दोस्तों बताना है मनसबदारी जो प्रणाली है वो किसने आरंभ किया था। 5 का ऑप्शन देना है। दोस्तों 5 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देखिए जिसका भी जवाब आ रहा है बी नंबर है, अकबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अकबर इसका आंसर आपका बन जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई है। आगे पीछे क्वेश्चन जैसे वैसे करना है, ठीक। चलिए बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? 6 नंबर में। तो 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा याद रखिएगा बलिया है ना, क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर बलिया, और बलिया में कौन थे? तो चित्तू पांडे थे। दोस्तों याद रखिए चित्तू पांडे इसका आंसर जो आपका है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों बताइएगा कि 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह है वो किस राज्य में प्रारंभ किया गया। और देखिए कितना आईएमपी क्वेश्चन है, संभावित है कि यहीं से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। यहाँ पर 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर है। यहाँ पर बिहार जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा बिहार के जो चंपारण जिला है ना,
और इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। लेकिन देखा जाए महात्मा गांधी को जो बुलाया गया था, है ना, वो आपके राम कुमार के द्वारा बुलाया गया था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्या बनता है? तिनकठिया प्रणाली का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे चंपारण से संबंधित है ना। यहाँ पर पूछा जाता है कि चंपारण जो सत्याग्रह था ये सफल नेतृत्व था। इसके पश्चात क्या हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को, है ना, क्या किया था? महात्मा की उपाधि दिया था। क्वेश्चन आपसे पूछे कि महात्मा की उपाधि दिया किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह के सफलता के नेतृत्व में यहाँ पर किया था। कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अंग्रेजों ने आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, इस आंदोलन को क्या कहा गया था? दोस्तों आपका जो आंसर है वो आपका इनमें से राइट क्या हो जाएगा? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है ना, लाजवाब क्वेश्चन आपका है भाई। वीडियो में लाइक की संख्या बढ़ाइए, मजा नहीं आ रहा है ना। आप लोग भूल जाते हैं जैसे क्लास में जुड़ते हैं, लिंक के माध्यम से आप लोग कमेंट करने लगते हैं, लेकिन थोड़ा दोस्तों यहाँ पर देखिए करें, ऊपर लाइक जो बटन है उसको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। एक बार लाइक की संख्या सभी लोग भाई बढ़ाइए, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा, ठीक है। जय हिंद जरूर लिखिएगा ताकि पता चल पाए कि आप हमारे छोटे से परिवार के हिस्सा आप बन रहे हैं, ठीक है। चलिए सभी को जय हिंद। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 नंबर का जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा सी नंबर है। याद रखिएगा ये था आपका स्वदेशी आंदोलन। क्या था? स्वदेशी आंदोलन है दोस्तों, याद रखिए स्वदेशी आंदोलन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी कब हुई थी दोस्तों? 9 का ऑप्शन देना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 1940 में। कब हुई थी? 1940 में। ये 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। और आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आप कहेंगे यहाँ पर याद रखिएगा विनोबा भावे, है ना। कौन? याद रखिए प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। विनोबा भावे थे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ना। और यहां पर अगर एक पॉइंट ये पूछे कि दूसरे कौन थे, दूसरे नंबर में कौन थे, तो आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, JL नेहरू, ये आपके थे दोस्तों, याद रखिए दूसरे आपके सत्याग्रही थे। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? दोस्तों एक देख सकते हैं ये एक इस्लामिक आंदोलन है, तहरीक ए रेशमी रुमाल, और ये किस आंदोलन से शुरुआत हुई थी? 10 नंबर में। 10 का ऑप्शन दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है। ये आंदोलन है जिसका नाम है देवबंद आंदोलन। क्या नाम है? देवबंद आंदोलन नाम है, याद रखिएगा, है ना। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहा है? तो इसका उद्देश्य था जो तुर्की और जर्मनी अफगानिस्तान के सहयोग से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराया जाए। मतलब ये जो आपका युद्ध था कहीं ना कहीं बहुत अच्छा युद्ध था। इसमें से उद्देश्य रखा गया था जो तुर्की है, जर्मनी और अफगानिस्तान, इनके सहयोग से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना, ये इसका उद्देश्य रहा है। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि गैस पृथ्वी से, क्या दिया है? गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अर्थात औरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित कर देती है। यहाँ पर 11 नंबर का ऑप्शन क्या भरा जा सकता है? क्वेश्चन को समझिएगा फिर जवाब देना है। क्या कह रहा है? कह रहा है गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अर्थात औरक्त विकिरण को अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है? और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। पुनः, पुनः शब्द दिया है, याद रखिए पुनः शब्द दिया है, तो इसको ध्यान दीजिए, नहीं इसमें गलती हो जाएगी 90% लोगों से। पुनः शब्द आपसे दे दिया है, पुनः शब्द दिया है, इसका मतलब है कि वापस आ रही है। और किसकी वजह से आ रही है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओजोन लगाएंगे या ग्रीन हाउस गैस लगाएंगे? नहीं भाई, याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बनेगा 11 नंबर में, वो ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर आप भरिए ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी को उत्सर्जित करती है। याद रखिए ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि हमने बताया था कि ये वायुमंडल में जो आपकी गैस है, आपकी सूर्य की किरणें आती हैं, ये पृथ्वी तक पहुंचती हैं, लेकिन एक आवरण से घिरा होता है। ये आवरण जो घिरा होता है ग्रीन हाउस होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, कार्बन वगैरह परमाणु होते हैं, जिससे क्या होता है किरणें ऊपर जाती हैं, किरणें ऊपर जाती हैं, लेकिन घिरा होने की वजह से वापस फिर रिफ्लेक्ट होकर आते हैं और आपके वातावरण को गर्म कर देती हैं, आपके वातावरण को गर्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर बनाएंगे वो आप बी नंबर आपको लगाना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील आपकी है? दोस्तों आपसे कह रहा है कि विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय जो झील है वो आपकी कौन सी है? 12 नंबर में। चलिए, तो दोस्तों ये है मृत सागर। मृत सागर जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है। ये मृत सागर विश्व की दूसरी सर्वाधिक लवणीय झील है।
देखा जाए तो दोस्तों याद रखिए इसकी लवणता जो आपकी है 238% है। कितनी है? 238% है दोस्तों, याद रखिए 238% है। अच्छा, अगर ये पूछा है कि दूसरी आपकी है तो आप पहली बताइए, इससे पहले मतलब फर्स्ट नंबर में आपसी कैसी झील होगी जो ज्यादा और खारी झील होगी? तो एक होती है तुर्की की वान झील, है ना, याद रखिए तुर्की की जो वान झील है ये फर्स्ट नंबर की आपकी सर्वाधिक लवणी झील है। इसमें देखा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें 330%, क्या 330% लवणता इसमें पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 लीटर पानी है ना, 1 लीटर पानी है तो भैया उसमें से 238 ग्राम क्या होगा, नमक आपको दोस्तों मिलेगा, दोस्तों याद रखिएगा। और वहीं पर आपका जो दुआन झील तुर्की की है 1 लीटर में 330 आपका क्या ग्राम क्या निकलेगा, उसमें नमक निकलेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसका जो आंसर आपका बनेगा बी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? 9 डिग्री जो चैनल है वो पृथक करता है, वो किसे पृथक करता है? 13 का ऑप्शन लॉक करना है दोस्तों। 13 का ऑप्शन यहाँ पर देखिए जवाब आने शुरू हो गए हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा यहाँ पर बी नंबर लक्षद्वीप और मिनी काय, याद रखिए लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करता है जो आपका 9 डिग्री चैनल आपका है। वहीं पर दोस्तों आपका दिया गया है आपका कौन सा, जैसे आपका 8 डिग्री चैनल होता है, 10 डिग्री चैनल होता है, कई बार आपसे पूछे भी गए हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है? किस दिन पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी होती है? बताइएगा निकटतम दूरी जो आपकी होती है वो कब होती है? बताइए सर्दियों में होता है या आपके गर्मियों में होता है? बताइए भाई जल्दी से बताइए कि जो सूर्य होता है पृथ्वी के सबसे निकटतम कब होता है? गर्मियों में होता है या सर्दियों में होता है? कौन सी डेट को होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा आपको जवाब देना है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर 3 जनवरी को। क्या 3 जनवरी को देते हैं? याद रखिएगा जून मत तो लगाइएगा। अब आपको लगता है, आपको लगता होगा, याद रखिएगा आपको लगता होगा गर्मियों में यार गर्मी ज्यादा लगती है, इसका मतलब सूर्य पास में आ जाता है। ये आपकी सोच गलत है, याद रखिएगा। भगवान ऐसा आप लोगों ने मतलब अपनी पृथ्वी ऐसी बनी हुई है, बिल्कुल अपोजिट एक प्रकार से है कि दोस्तों जब सर्दियां होती हैं तो सूर्य पास में आ जाता है कब? 3 जनवरी को, ताकि आपको सर्दी ना लगे। लेकिन क्या होता है सूर्य गर्मियों में ऊपर चला जाता है 4 जुलाई को, ठीक है 4 जुलाई को सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है, अर्थात पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिकतम होती है 4 जुलाई को होती है। समझ लीजिएगा अगर ये सिस्टम अलग हो जाता, क्या अगर ये प्रक्रिया उल्टा हो जाती तो हम पृथ्वी पर रह नहीं पाते, पृथ्वी पर रह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अब मान लीजिए जनवरी में इतनी ठंडी होती है और सूर्य अगर दूर चला हो जाता तो आपके पृथ्वी में भी बर्फ जम जाती। वहीं पर दोस्तों 4 जुलाई को समझिए जब दूर रहता है, अगर ये पृथ्वी के पास आ जाता तो आज गर्मी 48, 49, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है और ये पास आ जाता तो समझ रहे हैं ना, पिघल जाते सब लोग, है ना। तो प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि आप लोग अच्छे से यहाँ पर रहें, भगवान की थोड़ी श्रद्धा रखें। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दोस्तों बताइएगा कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से, भ्रंश घाटी हमने आपको बताया है, यहाँ पर देखो बताना है। चलिए वेलकम है, वेलकम है, सभी को वेलकम है, तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, चाहे हमारे नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने हो सभी को स्वागत है। दोस्तों बताइएगा कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी, भ्रंश मतलब होता है टूटना, जब दो पहाड़ों से या दो कोई ऐसी जगह जो टूट कर बीच से रास्ता बना लेता है, ये भ्रंश होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 का ऑप्शन आपका बी बनेगा, याद रखिए नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी जो आपकी है दोस्तों, याद रखिए नर्मदा नदी ये विंध्य पर्वत, कौन आपका ऊपर पड़ता है विंध्य पर्वत, नीचे पड़ता है सतपुड़ा पर्वत है, इन दोनों से यहाँ पर याद रखिए इन दोनों से क्या करती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और ये गुजरात के निकट एस्चुरी का निर्माण करती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। निकलती कहां पर से है? तो आपके अमरकंटक से निकलती है, याद रखिए अमरकंटक से। क्लियर हो गया है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो कब किया गया था? बताइएगा भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया ये कब किया गया था दोस्तों? 16 का ऑप्शन लॉक किया जाए। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका है दोस्तों, याद रखिएगा राष्ट्रीयकरण पूछा है तो राष्ट्रीयकरण हो जाएगा 1949 में। वो भी अगर डेट पूछता है तो आपको बताना है सर 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर आपसे पूछे स्थापना कब की गई थी, आप क्या जवाब दे सकते हैं? क्या जल्दी से कमेंट करें कि ये बताइएगा कि आरबीआई की स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से बताइएगा कि आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1 अप्रैल, ठीक है 1 अप्रैल 1935, ठीक है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन राष्ट्रीयकरण हुआ था वो आपके 49 में, 1 जनवरी 1949। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट? आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों 17 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा जनवरी 2016 में। कब की गई थी? जनवरी 2016। वो जनवरी में कौन सी डेट? 13 जनवरी 2016 को ये प्रारंभ हुई थी और इसका उद्देश्य था क्या? कि अत्यंत कम मूल्य पर किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराया जा सके। क्या? अत्यंत कम मूल्य पर किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराया जा सके। ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, थोड़ा संभल कर रहिएगा क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के कठिन हो सकते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको ये बिल्कुल सरल लगने लगे। दोस्तों आपसे कह रहा है कि मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? नहीं होता है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर बनेगा 18 में वो डी हो जाएगा, जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव नहीं होता है। क्या? जब विज्ञापन व्यय में कोई बदलाव नहीं होता है तो मांग वक्र अंतरित नहीं होता है। से सभी क्रियाओं में होने पर मांग वक्र अंतरित हो जाता है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल किसे मानी जाती है? क्या कह रहा है कि बैंक ऋण के प्रयोजन के लिए अल्पकालिक फसल जो मानते हैं वो किसे मानते हैं? तो दोस्तों जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है उसे अल्पकालिक फसल कहते हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका है उसी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो फसल 1 वर्ष या उससे कम के लिए उगाई जाती है उसे अल्पकालिक फसल कहते हैं। और सरकार ने अल्पकालिक फसल उगाने वाले किसानों को 3 लाख रुपए तक लोन देने का कानून भी निर्मित किया है कि जिससे वे कृषि कार्य को आसान कर सकें। ये इसका आपका आंसर था। ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि जिस बाजार संरचना में केवल विक्रेता होता है वो एकाधिकार होता है। अब आपको यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा एकाधिकार से। कहां से मिलेगा? एकाधिकार से मिलेगा। पूरा क्वेश्चन इधर उधर, लेकिन एक आंसर जो मिलेगा एकाधिकार से। मतलब एकाधिकार के अनुसार यहाँ पर भरा जा सकता है और भरा जाएगा यहाँ पर एक। क्या भरा जाएगा? एक। मतलब जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर हो गया ना? और इसमें क्रेताओं की संख्या अधिक होती है ना? इस प्रकार के बाजार में फार्मों का प्रवेश असंभव है। ऐसा है क्या भाई? ऐसा संभव है? मतलब ऐसा हो सकता है क्या भाई? आप बाजार में देखते हैं बहुत लोग होते हैं। क्या होते हैं? बहुत लोग होते हैं, है ना? तो जब बहुत लोग होते हैं तो ऐसा तो आपका हो नहीं सकता है, इसलिए कहते हैं इसमें क्रेताओं की संख्या अधिक होते हैं। इस प्रकार के बाजार फार्मों में असंभव आपके हैं, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कार्यवाही संचालन हेतु लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? मतलब आपसे ये कह रहा है कि अगर लोकसभा की बैठक होनी है ना, तो उसमें कितने लोगों को होना जरूरी है, और इतने लोग अगर नहीं होते हैं तो फिर वो मीटिंग नहीं होगी। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, 1/10 भाग होना जरूरी है। अगर इससे कम होते हैं तो भैया फिर वो अधिवेशन स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है ना? गणपूर्ति कोरम संख्या होती है 1/10 होना जरूरी होता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई खिचड़ी खाने चला गया, कोई अपना कहीं भी चला गया, मतलब कहीं भी चले जाए, लेकिन 1/10 होना आवश्यक है। ठीक है? यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। दोस्तों आपको जवाब देना है कि ऐसा कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष यहाँ पर चुनाव में मतदान की गई थी? ये हुआ था 1989 में। दोस्तों याद रखिए 1989 में हुआ था। और दोस्तों याद रखिएगा 61वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। कौन से? 61वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। यहाँ पर आंसर जो आपका ऐसे नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों एक बात हमने आपको ये बताया था, क्या बताया था? कि यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि जो न्याय संबंधी है, न्याय संबंधी जो आपका है वो कहां से है? तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? दोस्तों बताना है कि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है 24 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो कोई सीमा नहीं है ना? जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब तक लोगों का सपोर्ट बना रहेगा, जब तक अच्छा काम करेंगे, तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। एक्सपायरी डेट तभी होती जब ये एक्सपायर हो जाते हैं, है ना? यहाँ नहीं है कि यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा क्यों बना है? ऐसा क्वेश्चन क्यों बना है आप बता सकते हैं? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बता सकता है कि ये क्वेश्चन ऐसा क्यों बना है?
क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, क्या अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका क्या होता है, सिर्फ 2 बार ही बन सकता है। कितनी बार बन सकता है, मात्र 2 बार ही बन सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ना। अच्छा काम करेगा तो दोबारा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, लेकिन 2 ही बार बन पाएगा। ऐसा नहीं है कि जनता को बिल्कुल नोचता रहे, है ना। तो याद रखिएगा, अमेरिका में सिर्फ 2 बार ही बन सकते हैं, वहां पर 4-4 वर्षों का प्रावधान होता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र संशोधित करेगा। मतलब अगर राष्ट्रपति है ना उब गया है ना, उब गया है और वो चाहता है कि अब हम राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, तो उनको त्यागपत्र लिखना पड़ेगा। और ये त्यागपत्र जो देंगे वो किसको देंगे, सबको तो दे नहीं देंगे, ये देंगे किसको देंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को दे देंगे अपना त्यागपत्र और कहेंगे कि हम छुट्टी पर जा रहे हैं, अब हम इस पद पर नहीं रहेंगे। ठीक है ना, ऑप्शन जिसका सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है बस बहुकोशिकीय जीव ये द्वारा वृद्धि करते हैं। इसका मतलब यहां पर जो आपका आंसर होगा 26 नंबर में, वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि बहुकोशिका जीव जो होते हैं वो कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। किसके द्वारा, कोशिका विभाजन। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। कॉफी जो होती है वो पौधे के किस भाग से होती है, तो ये होती है बीज से प्राप्त होती है। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, फूल पत्ती जड़ तना आपको नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाना है बीज। मतलब इन बीजों को पीस दिया जाता है, तब आपकी कॉफी प्राप्त होती है। ऑप्शन जिसका सी नंबर आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर कैफीन नामक एक उत्तेजक रसायन पाया जाता है। क्या, कॉफी में पाया जाता है आपका कैफीन। क्या होता है, कैफीन। अच्छा, बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। बनाने की प्रक्रिया होती है कि कॉफी को हरे पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है, फिर सुखा लिया जाता है, फिर इसको भूना जाता है। भूना जानते हैं ना, जैसे आपकी मतलब भूनना आप समझ गए होंगे। फिर उसको पीसा जाता है पाउडर के रूप में, है ना। इस प्रक्रिया से ये बनती है कॉफी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, एक एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी से जल्दी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। अगर कोई एथलीट है, मतलब कोई प्लेयर है, कोई खिलाड़ी है, उसको अगर जल्दी से एनर्जी चाहिए तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, 10 किलो सेब, 5 किलो, ऐसा तो होगा नहीं। इसके लिए दोस्तों याद रखिएगा, याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। क्या, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा तुरंत ऊर्जा यहां पर मिल सकती है। तो इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। शर्करा हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहां होता है। दोस्तों संश्लेषण मतलब होता है बनना। क्या होता है, बनना होता है। तो संश्लेषण जो होता है ये आपके यकृत में होता है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यकृत दोस्तों जो कि आपके प्रोटीन के उपापचन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस रोग हेतु लाभदायक होती है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी किस रोग हेतु लाभदायक होता है। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है दोस्तों। 30 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा डी नंबर। याद रखिए, कॉलरा जो आपका होता है हैजा, मतलब कालरा या जिसे बोलते हैं हैजा बोलते हैं, ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का परामर्श दिया जाता है। और इस थेरेपी में क्या होता है, शरीर में जल और लवण की पूर्ति के लिए नमक चीनी का घोल दिया जाता है। भाई आप देखते होंगे जिसको आपका कालरा हो गया है, बार बार दस्त हो रहा है, उल्टी हो रही है, तो उसको फिर यहाँ पर ये नहीं कि जाइए हॉस्पिटल में आपको आईसीयू में डाल दिया जाए, नहीं। आपको प्राथमिक उपचार के रूप में क्या करना है कि क्योंकि आपकी बॉडी में जल और लवण की मात्रा कम हो रही है, तो आपको क्या करना है, नमक में थोड़ा सा, मतलब चीनी में हल्का सा नमक मिला देना है और उस घोल को आपको पीना है ना। तो उससे क्या होगा, आपको एनर्जी भी मिलती रहेगी। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रागधन मुक्त किसका संधि विच्छेद है। प्रागधन मुक्त किसका संधि विच्छेद है, 31 नंबर यहाँ पर लॉक किया जाए तो आप कहेंगे प्रागधन मुख, ये बन जाएगा का परिवर्तन अंगा में हो जाएगा, ये प्राड मुख बनेगा, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, क्लियर है, यही सही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। यहाँ पर बताना है कि जो आपका पुल्लिंग शब्द आपका है इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भाई इसका जवाब देना है, पुल्लिंग शब्द इनमें से जो आपका है इनमें से क्या है। नेत्र कैसे हैं, क्या नेत्र कैसे हैं, देखिए ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेत्र कैसे हैं, आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपकी स्त्रीलिंग है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ठीक ठीक न्याय हो जाना, इसका सही अर्थ बताना है। आपका जो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, ठीक ठीक न्याय हो जाना, मतलब ऑप्शन क्या होता है दोस्तों। वीडियो में लाइक की संख्या को बढ़ाइए, मजा नहीं आ रहा है भाई, है ना।
यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो में लाइक की संख्या भाई इतनी बढ़ाइए जितने आप लोग जुड़े हुए हैं, है ना। बराबर का अनुपात होना चाहिए। क्लास में जितनी मेहनत हम भी कर रहे हैं उतनी मेहनत आप भी कर रहे हैं। तो भाई जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं अभी तक यहाँ पर सपोर्ट नहीं किया है तो फुल सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है ना, ताकि उसी एनर्जी के साथ आप लोगों को हम पढ़ाते रहें। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 33 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर ए राइट हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कृषाणु पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है दोस्तों, कृषाणु पर्यायवाची आपका नहीं है। तो दोस्तों देखिए कृषाणु, कृषाण मतलब होता है अग्नि, क्या होता है, अग्नि होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 39 नंबर में जो आपका आंसर बनेगा आपका 34 नंबर में, तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर धूमकेतु हो जाएगा, वायु सखा हो जाएगा, पावक हो जाएगा, लेकिन अतुल नहीं होगा दोस्तों, है ना, अतुल नहीं होगा। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर जिसका आया बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर किसकी रचना है। अब तो आप लोग जानते हैं कि जो प्रेम करेगा वो लल्लू हो जाएगा, इसलिए प्रेम नहीं करना है, आपको अपने टारगेट पर फोकस करना है। यहाँ पर प्रेम सागर क्या हो जाएंगे, लल्लू हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। और देखा जाए 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के ये काफी अच्छे नायकों में से इनका नाम रखा गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि गणगौर किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों बताना है जो गणगौर है ये कहाँ का है दोस्तों। आपने एक शब्द बोलते हुए एक ऐसा शब्द प्रतीत हो रहा है गणगौर, गण शब्द, और गण शब्द आपको दोस्तों आपको मिलते हैं आपके राजस्थान मिलते हैं, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो सी हो जाएगा, राजस्थान आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आदम का पुल जो आपका है कहाँ पर है। आदम का जो ब्रिज है ये आपका कहाँ पर है। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच आदम का पुल है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बताना है काजीरंगा जो उद्यान है किस लिए प्रसिद्ध है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक सींग के गैंडे के लिए यह आपका प्रसिद्ध है। अब आपको ये बताना है कि जो काजीरंगा असम राष्ट्रीय उद्यान है, हमने बोल ही दिया, आप क्या पूछे, यहाँ पर असम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। ये आपके कहाँ पर है, असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया कोरोना विषाणु है। अब देखिए भाई कोरोना तो फैला ही था, अब आपसे पूछा गया है जो कोरोना विषाणु है यह है क्या। तो दोस्तों कोरोना जो आपका था दोस्तों ये एक रज्जु की आरएनए विषाणु था। क्या, एक रज्जु की आरएनए विषाणु था। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठभाग पर कौन सा चित्र अंकित है। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर आंसर जो आपका है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। अब तो भैया 2000 की नोट यहाँ पर खत्म होने वाली है ना, खत्म हो गई हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बंद हो गई हैं, है ना, जिनके पास हो तो जमा कर देना। दोस्तों यहाँ पर दिया गया 2000 के नोट, है ना, इसमें से बताइए क्या आंसर इसका हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आया है। आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कौन सा, बी नंबर मंगलयान, बिल्कुल सही है, मंगलयान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है, बुकर पुरस्कार बताना है। तो आप कहेंगे सर बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर है, आपके कथा साहित्य अर्थात फिक्शन राइटिंग में दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बुकर पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1969 में, कब हुई थी, 1969 में हुई थी। और इंग्लैंड के बुकर मैकडोनाल्ड एक कंपनी है उसके द्वारा ये आपकी की गई थी, ठीक है ना। मैन बुकर पुरस्कार इसी को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है ओमान की राजधानी इनमें से क्या है। हमने आपको राजधानियां पढ़ाया है, अगर नहीं पढ़ाया तो जरूर पढ़िएगा। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है, और बार बार पूछी भी जाती है। यहाँ पर आंसर देखिए आपका जवाब हो जाएगा ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। और देखा जाए ओमान ये सबसे बड़ा शहर भी है आपका, है ना। ऐतिहासिक स्थलों की अधिकता के कारण यह शहर हमेशा पर्यटकों का आकर्षक केंद्र भी रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि प्रसिद्ध पुस्तक प्रॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के जो लेखक आपके हैं वाकई कौन है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बताना है प्रॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो रटी हो गया आप लोगों को। यहाँ पर द ओल्ड मैन अर्थात दादा भाई नौरोजी जिसको ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। और इन्होंने धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। याद रखिएगा कि इन्होंने कांग्रेस के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, धन निकासी का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत के लेखक की रचना किस पर आधारित है।
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पद्मावत जो आपके हैं मलिक मोहम्मद जैसी की रचना पर आधारित है ना। और या फिर मध्यकालीन जो चित्तौड़ की रानी थी पद्मावती और दिल्ली के सुल्तान थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी, उनकी घटनाओं से संबंधित है। मतलब ऑप्शन देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि हमारी हर एक लैंग्वेज आपको समझ में आ रही होगी और अच्छी तरीके से दिमाग में फिट भी हो रहा होगा। दोस्तों यह भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो किसे मानते हैं। अब आप कहेंगे सर भारत की बात किया है, तो सिंपल सी बात है, आंसर आपका सी हो जाएगा। MS स्वामीनाथन आपके हैं जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वहीं पर दोस्तों जो आपके वर्गीज कुरियन हैं, ये कौन है, तो आपके दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगर हम आपसे पूछे विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके कौन हैं, तो आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछे हरित क्रांति शब्द जो दिया वो किसने दिया, तो हरित क्रांति शब्द दिया था विलियम गॉड। किसने दिया था, विलियम गॉड ने दिया था। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका देखो दिया गया है, क्या हमने आपको पढ़ाया था कल, है ना, कि जो आपके देश हैं, पड़ोसी देश हैं, है ना, ये अपना एशिया है, अफ्रीका है, क्योंकि आपको सिलेबस में दिया गया है कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय जो आपके कह सकते हैं करेंसी और आपके राजधानी। तो दोस्तों देखिए नेपाल की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर नेपाल में जो आपका है राजधानी क्या है, काठमांडू है। और याद रखिएगा पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए, देव जी के ट्रिक। ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ पर रुपया चलता है। श्रीलंका की बात करते हैं तो यहाँ पर राजधानी है कोलंबो है और दूसरी राजधानी श्री जयवर्धनी पुरकोटे है और यहाँ पर भी क्या है, रुपया है, याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों पूछे मालदीव की राजधानी क्या है, तो मालदीव की राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है, माले है दोस्तों, माले है। और याद रखिएगा यहाँ पर जो करेंसी है वो आपकी रुपया है, क्या है, रुपया हो जाएगा। यहाँ पर इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है, क्या है, जकार्ता है। और यहाँ पर रुपया चलता है, क्या, रुपया। दोनों में अंतर आपको देखेंगे, दोनों में अंतर देख लीजिए। यहां पर दोस्तों देखो श्रीलंका में रुपया लिखा है, लेकिन यहां इंडोनेशिया में रुपया लिखा है। क्या, पा में जो मात्रा है, छोटी की मात्रा, यही इसकी पहचान है। इंडोनेशिया में रुपया शब्द आपका है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहां पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया से आप सभी लोग वाकिफ होंगे। देखिए उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और यहाँ पर चलता है क्या, वान चलता है, वान चलता है यहाँ पर जो आपका करेंसी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है, वेरी वेरी IMP है और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वान चलती है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ पर अफगानी रुपया चलता है। और अगला दिया गया है कि कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, क्या है, अस्ताना हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों याद रखिए टेनगे, यहाँ की मुद्रा का नाम है टेनगे हो जाएगा। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग है, चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है, युआन है, क्या है, युआन है। और अगला है जापान की राजधानी क्या है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, क्या, जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा क्या है, एन है। बहुत बच्चे क्या होते हैं ना कि जो थ्योरी हम पढ़ा रहे होते हैं ना तो उनको पढ़ने में आनंद नहीं आता, कहते सर मजा नहीं आया। बहुत लोग तो मजे के लिए पढ़ा करते हैं, मजा लिया करते हैं क्लास में पढ़ के, है ना। ये नहीं सोचते कि हमको ज्ञान लेना है और ऐसी चीज को 2-3 बार पढ़ना है जिससे आपके एग्जाम में पूछा जाना है। मजे के लिए पढ़ाई नहीं है। आप लोगों को अगर अभी से मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर ज्यादा ज्यादा समय दीजिए, जितना हम पढ़ा रहे हैं उसको 2-3 बार पढ़िए। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो और यहाँ पर क्या है, मुद्रा एन है। देखिए तुर्की की राजधानी बहुत बार पूछा गया, तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है, अंकारा है और यहाँ पर करेंसी चलती है लीरा, क्या चलती है, लीरा। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है और बांग्लादेश में दोस्तों याद रखिएगा क्या चलता है, तो टका चलता है, क्या, टका चलता है। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है और याद रखिएगा यहाँ की मुद्रा क्या है, न्यूट्रम है, क्या है, न्यूट्रम हो जाएगा। यहाँ पर देखो फिलीपींस दिया गया है, फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला है और दोस्तों यहाँ की मुद्रा है पीसो, क्या है, पीसो है दोस्तों। और यहाँ पर देखो एक पॉइंट दिया गया है कि श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी कोलंबो है, लेकिन जो प्रशासनिक राजधानी, विधायकी राजधानी है वो श्री जयवर्धने पुरकोटे हो जाएंगे, है ना। ये तो आपके एशिया के हमने कुछ हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो आपके हैं कौन, अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड हैं, उनको भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। एक साथ पढ़ाएंगे तो बाउंस हो जाएगा, है ना, एक साथ पढ़ाएंगे तो माइंड फट जाएगा। इसलिए हम आपके कह सकते हैं मजबूरी को समझ रहे हैं, इसलिए इतना ज्यादा नहीं पढ़ा देते हैं कि नहीं आपको लोगों के लिए बिल्कुल प्रेशर दे दें। यहाँ पर देखो गिनी, ये आपके अफ्रीका का देश है गिनी, है ना। ये भी पता चलता रहेगा कि जो देश है आपके कहाँ का है, अफ्रीका का है और यहाँ की राजधानी क्या है, तो क्रोनाके है, क्या है, क्रोनाके है। यहाँ पर मुद्रा चलती है फ्रैंक, क्या चलती है, फ्रैंक चलती है। जो फ्रैंक शब्द आया है ना, फ्रैंक शब्द आया है ना, ये यहीं से आया है, इसे मुद्रा से आया है, फ्रैंक शब्द इसी से आया है। अगला आपसे दिया गया है मेडागास्कर, मेडागास्कर की राजधानी क्या है, एंटानेरिवो आपकी है। गिनी की राजधानी याद रखिए क्रोनाके है और यहाँ पर फ्रैंक हो जाएगा। जो जरूरी है वो हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो जरूरी है उसको हम पढ़ाएंगे, सब नहीं पढ़ाएंगे। आपको सब पढ़ना है तो अपना टेलीग्राम डाउनलोड करिएगा, टेलीग्राम पे ये PDF भेज देंगे।
देखो यहाँ पर केन्या की राजधानी क्या है, तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। क्या है? नैरोबी है। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। सॉरी। और यहाँ की मुद्रा का नाम है शिलिंग। क्या है? शिलिंग है। हमने बताया अगर आप क्लास में पढ़ते हैं तो वही चीज हम पढ़ाएंगे जो जरूरी है। यहाँ पर देखो अगला दिया है तंजानिया, और तंजानिया की राजधानी क्या है, तो तंजानिया की राजधानी है दोस्तों याद रखिए डोडोमा। क्या है? डोडोमा है। सोमालिया की राजधानी क्या है, तो आपका मोगादिशु है। मोगादिशु है। अल्जीरिया की राजधानी क्या है, तो अल्जीरिया की है अल्जीरियर्स। क्या है? अल्जीरियर्स है। और यहाँ की मुद्रा का नाम है दिनार। अगला दोस्तों ट्यूनिसिया का ट्यूनिसिया हो जाएगा। लीबिया की है त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली है। मिस्र की राजधानी याद रखिएगा कि मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। क्या है? काहिरा हो जाएगा। और यहाँ पर पाउंड चलता है। सूडान की राजधानी पूछा गया है, तो सूडान जो कि कई बार पूछा गया है, याद रखिए सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम। क्या है? खार्तूम। ये वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, डबल स्टार इस पर लगाइएगा। सूडान की राजधानी है खार्तूम। और अगला है मॉरिशस की राजधानी क्या है, तो मॉरिशस की राजधानी है याद रखिए पोर्ट लुइस है। क्या है? पोर्ट लुइस है। यहाँ पर रुपया चलता है याद रखिएगा। अगला आपसे दिया गया है सेशेल्स की राजधानी। सेशेल्स की राजधानी है याद रखिए विक्टोरिया। क्या है? विक्टोरिया है। अभी मॉडल पेपर में आपको मिले भी था। यहाँ पर रुपया चलता है। और अगला आपसे दिया गया है आपका घाना, और घाना की राजधानी क्या है? अक्रा है। क्या है? घाना की राजधानी अक्रा है। मोरक्को की राजधानी क्या है, तो मोरक्को की राजधानी है रबात। क्या है? रबात है। बोत्सवाना की राजधानी क्या है, तो बोत्सवाना की है आपके गेरोबोन। क्या है? गेबोरोन है। गेबोरोन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है मोरक्को का जो आपका करेंसी है, मोरक्को की करेंसी वो आपकी दिरहम है। क्या है? दिरहम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दोस्तों जाम्बिया, और जाम्बिया की जो राजधानी है वो आपकी है क्या? लुसाका। क्या है? लुसाका है। नाइजीरिया की राजधानी आपकी अबुजा है। क्या है? अबुजा हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वो आपकी प्रिटोरिया है, या केपटाउन कह सकते हैं। और यहाँ पर चलता है रैंड। क्या चलता है? रैंड। और अगला है युगांडा। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला है। और यहाँ पर चलता है शिलंग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अफ्रीका में हमने देखो काफी देश थे, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ाया है। लेकिन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो एग्जाम में बन सकते हैं, वो चीज हम आपको पढ़ाते हैं। तभी कहते हैं वीडियो अगर आप देखेंगे तो इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी कि नहीं हम पीडीएफ में, हमने सर ने भेज दिया पीडीएफ और हम पूरी पीडीएफ को कैसे रटेंगे, पूरे देश कैसे रटेंगे। अरे हमारा काम है आपको सरल करना, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी पर फोकस कराना। ऐसा नहीं है कि हाँ जितना रटा है पूरा किताब रट डालो, पूरी किताब रटने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो फिर टीचर की आवश्यकता ही नहीं होती। किताब तो मार्केट में भी टीचर की आवश्यकता ही नहीं होती। फिर हमारा भी कोई फर्ज नहीं होता है कि हम आपको पूरी तरीके से इस प्रकार से पढ़ाएं। आपको हम पढ़ाते हैं आईएमपी जो आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।